हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट माय नेम इज़ प्रतीक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिस्कशन डेस्क में। तो जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़िलहाल मंथ चल रहा है सितंबर, और आज के टॉपिक का और सितंबर का क्या रिलेशन है वो आज हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक है तालिबान के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो तालिबान क्या है, क्या किया है तालिबान ने और क्यों है चर्चा में, ये आज हम देखेंगे। तो तालिबान बेसिकली एक कट्टर धार्मिक इस्लामिक संगठन है, जो रेडिकल ग्रुप है, जो कि इस्लाम की सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करता है, जिसकी आइडियोलॉजी यानी विचारधारा इस्लाम का कट्टर शरीयत कानून वापस लाना है। तो शरीयत शासन यानी शरीयत लॉ क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। शरीयत कानून के अंदर किसी व्यक्ति को उसके अपराध के हिसाब से सज़ा दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मान लो अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। किसी ने उससे ज़्यादा बड़ा गुनाह किया हो या कोई भी बड़ा गुनाह किया हो तो उसको सरेआम काट दिया जाता है, या तो सरेआम उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। और ऐसे पहले भी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के शासन जब था तब उन्होंने ये ऐसी ब्रूटलिटी की है अपने गवर्नमेंट के रहते हुए। इसका मतलब इस कानून के अंदर टीट फॉर टैट ट्रीटमेंट दी जाती है। ये जो कानून है, शरिया का जो स्ट्रिक्ट लॉ है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो तालिबान का जो फैक्शन है वो इस प्रकार करता है कि जिसको जैसी कृत्य होगा उस हिसाब से उनको सज़ा दी जानी चाहिए है। और एक एक्सट्रीमिस्ट लॉ है तो वो लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा को मानने वालों को कहते हैं तालिबान। तो तालिबान का अर्थ मीनिंग क्या होता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तालिबान मतलब शरीयत का स्टूडेंट होता है, जो स्टूडेंट का ग्रुप होता है उसको बान कहते हैं। तो ये पूरी तरह से मिलाकर उसको तालिबान किया नाम दिया जा सकता है। और ये एक मिडिवल कॉन्सेप्ट पे तालिबान का नाम रखा गया है, क्योंकि ये जो शरिया लॉ ये लोग जो मानते हैं, जे जो इनका इंटरप्रिटेशन है शरिया लॉ के हिसाब से, तो वो जो पूरा मिडिवल एज का एक कॉन्सेप्ट है, मिडिवल एज का एक इस्लामिक लॉ है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि आखिर तालिबान कब बना और इसको किसने बनाया। तो बात है सितंबर 1994 की। तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज भी सितंबर है, और ये 94 वाला सितंबर है, जहाँ पे मुल्ला मोहम्मद उमर एक नाम के एक व्यक्ति ने 50 उसके स्टूडेंट को लेकर, मदरसे के जो स्टूडेंट होते हैं उनको लेकर अफ़गानिस्तान के कंधार सिटी के अंदर उन्होंने इसका गठन किया। मुल्ला उमर 1992 से कंधार प्रोविंस के संग हिसार मदरसा में पढ़ा करता था। वो देश के मौजूदा गवर्नमेंट से खुश नहीं था, क्योंकि मैंने जब से पहले आपको कहा है कि वो एक फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाला एक शख्स था, जिसको जो करंट गवर्नमेंट थी उसमें उसको विश्वास भी नहीं था, और उनको वो पहले से ओवरथ्रोन करना चाहता था। मतलब उसकी ऐसी इच्छा थी कि ये गवर्नमेंट हट जाए और इस्लाम के हिसाब से चलने वाली एक कानून व्यवस्था लाई जाए, जो कि शरिया पे बेस होगी। उसके हिसाब से इस्लाम का कानून जो है वही सही रहेगा अफगानिस्तान को चलाने के लिए, और वो गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहा था। और तो और अफगानिस्तान के अंदर सोवियत बैक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जो कि सोवियत यूनियन मतलब आज का जो रशिया है, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर भेजी थी 1979 में। अफगानिस्तान के अंदर सैन्य भेजने के बाद जो वहाँ की ट्राइब्स थे, अलग अलग अफगानिस्तान के अंदर ट्राइब्स है, उनके अंदर वो जो अफगानिस्तान के अंदर जो सोवियत के ट्रूप्स जो सैन्य है वो जो मौजूद थे, वो उनको खटकते थे। उनको ऐसा लगता था ये हमारे देश के अंदर इन्होंने जो किया हुआ है वो जबरन कब्जा है, एक इन्वेजन है। तो क्योंकि वो कट्टरवादी फंडामेंटलिस्ट माइंडसेट के लोग थे, ट्राइब्स, तो उन्होंने पूरी कंधार प्रोविंस से अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना शुरू किया, और उन्होंने एक तालिबान के नेतृत्व में एक फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट लाने की पहल की। आगे तालिबान एक पश्तून ट्राइब का ग्रुप है, मीन्स तालिबान जो संगठन है उसे कहा जाता है ये पश्तूनों का संगठन है। मतलब मैंने आपको पहले भी कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर ट्राइबल कल्चर है। अफगानिस्तान के अंदर अलग अलग ट्राइब्स के लोग जो है वो कबीले में रहते हैं, ग्रुप ग्रुप करके रहते हैं, और जितने भी ट्राइबल्स ग्रुप है वो ग्रुप का एक हेड जो होता है उनको वॉरलॉर्ड्स कहा जाता है। अफगानिस्तान के अंदर
बड़े बड़े छोटे ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप है। उसमें जो पश्तून नाम का जो एक ट्राइब है, वो जो ग्रुप है वो सबसे मेजोरिटी वाला ग्रुप है। और अफगानिस्तान के अंदर पश्तून जो लोग हैं वो मेजोरिटी रखते हैं। जो दूसरे छोटे छोटे ट्राइब जो है उसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता सकता हूँ कि ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा ऐसे कोई छोटे मोटे और ग्रुप है। इनमें हज़ारा एक जो ट्राइबल ग्रुप है वो माइनॉरिटी है, और वो जो इस्लाम के शिया सेक्ट से बिलोंग करता है, मतलब इस्लाम का जो शिया पंथ है उससे हज़ारा कम्युनिटी बिलोंग करती है। तो तालिबान के अंदर पश्तूनों की मेजोरिटी ज़्यादा होने के कारण पश्तून लीडर जो है वो तालिबान का हेड है। 1994 के दौरान अफगानिस्तान के अंदर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होना और सोवियत के सैनिक ट्रूप्स होना इन्हें पसंद नहीं था, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है। पहले ही आपसे कहा था कि ये जो लोग हैं ये फंडामेंटलिस्ट लोग हैं। तो इन्होंने अपना तालिबान का शासन आने के लिए क्या किया, हमने आपको आगे बताना है। तालिबान की जो सोच है वो एक राइट एक्सट्रीमिस्ट विंग की एक सोच है। उसी के चलते उन्होंने, मतलब तालिबान ने मुल्ला उमर के नेतृत्व में सोवियत ट्रूप्स के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसे इस्लामिक कट्टरवादी जिहाद मतलब होली वॉर यानी धर्म के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध कहते हैं। कहा जाता है 1978 से लेकर 1992 से सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को यूनाइट किया था, मतलब अपने सैन्य भेजे थे। सोवियत यूनियन के ट्रूप्स के साथ लड़ने के लिए जो आए थे अफगानिस्तान के अंदर उनको मुजाहिदीन कहा जाता है। अब ये मुजाहिदीन कौन है वो आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था कि सोवियत संघ ने, मतलब पहले के रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उनके सपोर्ट में अपने जो ट्रूप्स भेजे थे, तो वो ट्रूप्स सोवियत के सपोर्ट से आए थे। और जो अफगानिस्तान के जो नेटिव ट्राइब्स है उनको पसंद नहीं था, तो उनसे लड़ने के लिए अरब से कोई ऐसे लड़ा के आए थे, उनको मुजाहिदीन कहा जाता है। तो ये जो मुजाहिदीन थे वे कौन थे, तो ये अरब कंट्री से आए हुए अलग अलग देशों से आए हुए लड़ाके थे, उनको मुजाहिदीन कहा जाता है। और वो सब आकर अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। तो तब के पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे जिया उल हक, उनको ऐसा लगा कि ये जो सोवियत यूनियन का जो अफगानिस्तान के अंदर जो इंटरवेंशन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो उनको उनसे खतरा महसूस होने लगा, सोवियत से खतरा महसूस होने लगा। पाक का इंटरप्रिटेशन ऐसा था कि उनको लगा कि सोवियत यूनियन के जो ट्रूप्स है, जो सैन्य है, वो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो भी फ्यूचर में इन्वेड कर सकते हैं। तो इसका डर था जिया उल हक को। तो जिया उल हक ने क्या किया, अकबर अब्दुल रहमान नाम का एक शख्स था, उसको सऊदी अरबिया भेज दिया और कहा कि तुम वहाँ पे जाकर कुछ ऐसा करो कि जिससे वहाँ के जो लड़ाके हैं वह अफगानिस्तान में दाखिल हो जाए और सोवियत के अगेंस्ट वो लड़ पाए। तो ये जो शख्स है अख्तर अब्दुल रहमान, वो जाता है सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया में जाने के बाद उनकी जो गवर्नमेंट है उनको बैकडोर डिप्लोमेसी कर कर ऐसे लड़ाके तैयार करते हैं और ये लोग अफगानिस्तान के अंदर भेज देते हैं। तो इस सब पिक्चर के अंदर ये जो सीन चल रहा है, इस सीन के अंदर अमेरिका का क्या रोल है, तो एज ऑब्वियसली अमेरिका तो चुप बैठने नहीं वाला है, क्योंकि जहाँ पे सोवियत होगा वहाँ पे अमेरिका कुछ ना कुछ तो करेगा। तो इसकी भनक जैसे ही अमेरिका को लगती है कि कुछ ऐसा हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान की जो सिचुएशन थी वो अमेरिका वाले पहले से भी देख रहे थे। तो जब जिया उल हक ने जब अख्तर को भेजा अफगानिस्तान के अंदर, तो CIA को भी अपॉर्चुनिटी मिली कि इनको हम रेडिकलाइज कर कर इनको भी हम सपोर्ट करेंगे, तब जाके सोवियत जो है उनको हम अफगानिस्तान के अंदर खदेड़ पाएंगे। तो CIA और सऊदी अरेबियन जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट GID ने एक साथ मिलकर अफगानिस्तान में सिविल वॉर को बढ़ावा दिया। अभी इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मतलब CIA ने क्या किया, CIA ने जो अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी है, उन्होंने जो ये मुजाहिदीन थे उनको हर तरह की मदद की। फॉर एग्जांपल फंडिंग की, उनको वेपन्स दी है, उनको ट्रेनिंग दी, कैसे लड़ा जाता है, कैसे सिविल वॉर क्रिएट किया जाता है। एक हिसाब से अगर देखते हैं हम, तो ये जो थे मुजाहिदीन वो एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे सऊदी अरेबिया का और अमेरिका का। तो ये जो मुजाहिदीन थे इनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिलने के बाद इसके अंदर पाकिस्तान भी बहुत हद तक शामिल
हो चुका था। अप्रोक्सीमेटली ऐसे कहा जाता है 90,000 मुजाहिदीन को पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है उनको आईएसआई ने ट्रेन किया था और मिलिट्री सपोर्ट भी उनको दी थी। उसमें से एक जो तालिबान के जो संस्थापक है मुल्ला उमर, वो भी शामिल था, उसको भी आईएसआई की तरफ से ट्रेनिंग मिल चुकी थी। और एक ऐसा दिन आया 3 नवंबर 1994 को तालिबान ने एक सरप्राइज अटैक कर दिया कंधार में। तो कंधार एक बड़ी सिटी मानी जाती है अफगानिस्तान की और बड़ी प्रॉस्परस सिटी थी उस टाइम में। तो वहाँ पे अटैक करना मतलब ग्लोबली वो मैसेज जाता है कि कुछ उथल पुथल हो रही है। तो 2 सालों के अंदर मतलब 1994 के अंदर जो सरप्राइज अटैक किया तालिबान ने कंधार के अंदर, उसके 2 साल बाद मतलब 1996 को तालिबान की गवर्नमेंट आ चुकी थी। मतलब इन लोगों ने सारे वॉरलॉर्ड्स थे उनके साथ मिलकर एक साथ गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करनी चालू कर दी। गवर्नमेंट के खिलाफ इन लोगों ने खुली जंग छेड़ रखी थी। अलग अलग वॉरलॉर्ड्स मिलकर ये लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुके थे और इस प्रकार 96 आते तक गवर्नमेंट को, जो सिविलाइज गवर्नमेंट थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उनको इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया और अपना कब्जा कर लिया। अभी काबुल शहर जो कि अफगानिस्तान का कैपिटल सिटी है उसे कब्जा किया 1996 में। पूरी अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में चला गया। अफगानिस्तान में सत्ता हाथ आने के बाद तालिबान ने जो उनकी सोच थी शरिया कानून को लेकर आना, वो इम्प्लीमेंट करना चालू किया। अभी वो कैसे किया तो आपको अभी समझ में आएगा कि शरिया कानून के अंतर्गत इन्होंने कितनी ब्रूटैलिटी की, मतलब ये किस एक्सटेंट तक गए ब्रूटैलिटी के अंदर, आप वो देखेंगे। तालिबान के शासन काल में जो सबसे ज़्यादा ब्रूटैलिटी फेस की वो है अफगानी महिलाओं ने। अफगानी महिलाओं के ऊपर उनका जो नज़रिया था वो बहुत सख्त था, मतलब ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट था। महिलाओं को ये अधिकार देने के पक्ष में नहीं है और ये मानते हैं कि महिला जो है वो घर के अंदर ही रहेगी, उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं है। अगर महिला बाहर आती भी है तो उनके घर का कोई ना कोई सदस्य उनके साथ मौजूद होना चाहिए। अगर कोई महिला इस लॉ का या इस कानून का वॉयलेशन करती है, उल्लंघन करती है, तो उसको सरेआम पीटा जाता था, उसको अलग अलग टॉर्चर किया जाता था, अलग अलग सजाएं दी जाती थी और ब्रूटलिटी तो अपने हाथ पे थी, मतलब पीक पे थी। तो अगर किसी महिला ने अगर ऐसा किया है और किया जाने की कुछ साजिश भी की तो उसको सड़क के चौराहे पे आकर मारा जाता था। अफगानिस्तान के अंदर म्यूजिक सुनना बैन था, ब्यूटी पार्लर चलाना बैन था और वी कैन से एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट बैन था। सोचिए दोस्तों, आम आदमी व्यक्ति कैसे जीवन बिताते होंगे अफगानिस्तान के अंदर उस दौर में। इसे सुनकर आपको ऐसा लगता होगा कि स्वतंत्रता का जो महत्व है वो कितना है, मतलब हमें जो स्वतंत्रता जो मिली है उसका महत्व कितना है वो आप आज महसूस कर सकते हैं अफगानिस्तान की यह हालत जानकर। तो 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन था। 11 सितंबर 2001 में दुनिया के सबसे बड़े हमलों में से एक हमला यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हो जाता है। तो दुनिया इसको 9/11 अटैक के नाम से भी जानती है। इस धमाके से पूरा यूएसए सुन्न हो गया था और साथ ही साथ पूरी दुनिया हैरान हो गई थी। तो ये धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो एक अलग बात है, वो एक पूरा सेपरेट अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कभी बाद में। लेकिन ये जब हमला हुआ तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने सरेआम आकर एक ऐलान कर दिया पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमारे देश के ऊपर जो हमला हुआ है वो तो बहुत ब्रूटल है, वो तो उन्होंने माना ही, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया कि अमेरिका के साथ जो देश खड़ा है वो एक अमेरिका के साथ है या तो आतंकवाद के साथ है। इतनी क्लियर और ओपन स्टेटमेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दे दी। असल में ये धमाका ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक आतंकवादी संगठन ने किया था। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ये ओसामा बिन लादेन जो है वो पहले यूएसए का एक शख्स था। यूएसए ने उसे अफगानिस्तान के अंदर भेजा था अगेंस्ट दी सोवियत यूनियन। तो आपको अभी ऐसा लगता होगा कि ये सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अगर इन्होंने अमेरिका ने इसको भेजा था तो अमेरिका के ऊपर ही इसने साजिश क्यों कर दी है। तो ये जो लोग होते हैं वो जिहादी टाइप के लोग होते हैं, तो इनके जो मंसूबे होते हैं वो कभी भी बदल सकते हैं। तो वो अलग बात है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही समझना है कि
अलकायदा ने ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर धमाका कर दिया था। हालांकि उसके बाद में अमेरिका ने ऑफिशियली अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर इंटरवेंशन करना चालू किया था। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जॉर्ज बुश ने ऐलान किया कि एक वर्ल्ड कम्युनिटी को कि एक तो आप अमेरिका के साथ हो या तो आप आतंकवाद के साथ हो। तो उसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया, वॉर ऑन टेरर, और 2001 में जो ऑपरेशन चलाया उसके परिणाम स्वरूप अमेरिकन जो ट्रूप्स थे, अमेरिकन जो सैन्य था, वो अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हो गया टेररिज्म को मिटाने के लिए। असल में वो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए गए थे। तो तब तक 2021 तक आपने देखा ही है पूरी दुनिया के अंदर तालिबान का न्यूज़ चल रहा है, तो आपको पता ही होगा कि अभी 2021 तक अमेरिकन सोल्जर वहाँ पे थे और उन्होंने अभी विड्रॉल किया है। तो अमेरिकन सोल्जर 2001 में अफगानिस्तान के अंदर आए, उनको क्या मिला वो आप देखेंगे। 2001 के अंदर जब यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर एंट्री की, तब तालिबान का पतन शुरू हो चुका था। अमेरिका ने अफगानिस्तान से कई सारे ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ किए, साथ साथ अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट स्थापित करने की प्रयास किए और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी रहे। अफगानिस्तान के अंदर एक इलेक्शन कंडक्ट करने के बाद जो गवर्नमेंट बैठी, तो उस गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि कुछ हद तक अफगानिस्तान को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, थोड़ा सा टेररिज्म कंट्रोल किया जाए और कुछ नए प्रयास करने की कोशिश की जाए। प्रयास भी होते रहे, लेकिन जितनी स्टेबिलिटी एक मॉडर्न गवर्नमेंट के अंदर होती है, मॉडर्न स्टेट के अंदर होती है, उतनी स्टेबिलिटी अफगानिस्तान के अंदर नहीं थी। फिर भी 96 में जो था वो तो पूरी तरह से बदल गया था। थोड़ा अमेरिका ने अफगानिस्तान को कंट्रोल किया था। धीरे धीरे तालिबान जो है वो कम हो रहा था और तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर यूएसए के ट्रूप थे, उनको गोरिल्ला वॉरफेयर के तहत उनसे लड़ रहा था। मतलब अफगानिस्तान की जो टोपोग्राफी है वो आप देखोगे, पहाड़ पहाड़ ज़्यादातर है, तो वो पहाड़ के अंदर जो तालिबान के लड़ाके हैं वो छुप कर रहते थे और अफगानिस्तान की जो सिविलियंस है, अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिकन ट्रूप्स है, उनके ऊपर हमला करते थे। तो इन्होंने तालिबान ने गोरिल्ला टेक्निक से यूएसए पर हमले जारी रखे, लेकिन ओपन ऐसे हमले बहुत कम होते थे और सुसाइड अटैक भी होते थे, वो बात भी अलग है। लेकिन जो तालिबान था वो ओपनली बाहर आ नहीं रहा था। 20 सालों के दौरान अमेरिका के कई सोल्जर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मरे। अमेरिका का बहुत सारा पैसा अफगानिस्तान के अंदर लगा। तो इस चीज़ को देखते हुए अमेरिकन जो सोसाइटी जो है, अमेरिकन सिटीजन्स जो है, वो उनके प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर बनाते थे कि आपने हमारे जो सोल्जर्स है, अमेरिकन सोल्जर है, वो अफगानिस्तान के अंदर क्यों रखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड थिंग इज कि इतना पैसा भी जा रहा है और उनको फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। तो अमेरिकन गवर्नमेंट का ये मानना था कि हम टेरर को मिटाने के लिए आए हैं और उनका सबसे पहला टारगेट था ओसामा बिन लादेन। तो इसलिए उनका जो कार था ट्रूप्स का वो वहाँ पे चल रहा था। लेकिन ऐसे 2011 के अंदर आपने देखा जब ओसामा बिन लादेन को मारा, उसके बाद में भी 9-10 साल अमेरिकन ट्रूप्स जो है अफगानिस्तान के अंदर मौजूद रहे। और जब भी डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शंस के अंदर जीत के आए, तो उन्होंने ओपनली ऐलान कर दिया कि यूएसए के जो सोल्जर्स जो है अफगानिस्तान के अंदर, उनको वो विड्रॉल करेंगे। लेकिन उन्होंने जो डेट थी वो बताई नहीं थी। हालांकि उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो है हमारे जो ट्रूप्स है वो अफगानिस्तान से निकालेंगे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जाती है और उसके बाद जो बाइडन की गवर्नमेंट आती है। तो जो बाइडन का जो स्टैंस है अबाउट अफगानिस्तान, वो खुला था कि हम लोग कम्प्लीटली विड्रॉल करेंगे अफगानिस्तान से और हमारे जो पूरे ट्रूप्स है वो निकालेंगे। तो उन्होंने दोहा के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया तालिबान के साथ। तालिबान का और उनका एक दोहा डायलॉग हुआ, उसके अंदर उन्होंने ऐसा माना कि 31 अगस्त 2021 तक हमारे पूरे जो ट्रूप्स है, पूरे सैन्य जो है, वो हम अफगानिस्तान से निकालेंगे। तो हुआ भी ऐसा। और इसमें इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। फैक्ट यह है कि जो तालिबान था, जो इतने दिन से चुपचाप बैठा था, जब जो बाइडन ने ओपनली आके कहा कि हम लोग सब विड्रॉल करेंगे, तब तालिबान ने जो अफगानिस्तान के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कब्जाने की कोशिश की।
धीरे 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 करके 80% 85% तक उन्होंने पूरा अफगानिस्तान जो है वो कब्जा लिया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कब्जा लिए। तो इंटरेस्टिंग मैं ये बोल रहा था कि 15 अगस्त जिस दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है, हम लोग भारत के अंदर स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, और उस दिन काबुल के अंदर अफगानिस्तान तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया था, गवर्नमेंट को टेक ओवर किया था। मतलब न्यूज़ चल रही थी काबुल जो है वो फॉल हो गया है, काबुल जो है वो गिर चुका है। इसका मतलब यही होता है कि तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा किया था, और तब से उनकी गवर्नमेंट जो है वो काबुल के अंदर आकर बैठ चुकी है। अब फिलहाल के लिए ऐसा है कि गवर्नमेंट पूरा जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो उनके हाथों में, तालिबान के हाथों में। ये जो लड़ाई थी वो फिलहाल के लिए अमेरिकन और तालिबान की लड़ाई है, अभी जो शांत हुई है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर आज के दिन एक तालिबान का शासन है जो शरिया लॉ के अंदर आती है, और वो शरिया लॉ में बिलीव करती है। इनके लिए कोई लोकतंत्र और कोई मॉडर्न गवर्नमेंट मायने नहीं रखता है। उनका एक मानना है कि ये ट्राइबल कल्चर है, और उनके देश को वो वैसे ही चलाने के लिए राजी है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का इस सब सिचुएशन में, इस सब इशू में इंडिया का क्या स्टैंड है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया का जो अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन थे वो अच्छे थे। हालांकि जब अफगानिस्तान के अंदर सिविलाइज गवर्नमेंट थी, उनके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन थे। लेकिन तालिबान के साथ इंडिया ने कभी भी अपनी रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि इंडियन डिप्लोमेसी का एक खासियत है। इंडियन डिप्लोमेसी जो है वो कोई भी कट्टर जो संगठन होती है उसके साथ बात नहीं करती है। जो सिविलाइज गवर्नमेंट होती है उनके साथ इनके रिश्ते हैं, मतलब इंडिया के रिश्ते हैं। तो जो तालिबान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो सिविलाइज गवर्नमेंट थी, उनके साथ इंडिया के बहुत सारे अच्छे रिश्ते थे। हालांकि इंडिया के अंदर इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की थी, सड़कें बनाए थे, डैम बनाए थे नए नए, और बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये गवर्नमेंट जो अभी गिर चुकी है, कोलैप्स हो चुके हैं, और तालिबान अभी आई है, तालिबान के और इंडिया के कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है। इसके लिए अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन खबरें आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बैक चैनल से तालिबान के साथ रब्ता कर रही है, उनके साथ बातचीत कर रही है। लेकिन फिलहाल कुछ कहा जा नहीं सकता कि इंडिया का स्टैंड क्या होगा तालिबान को लेकर। लेकिन तालिबान का जो स्टैंड है वो क्लियर है। जो उनको सपोर्ट करते हैं उनको तालिबान सपोर्ट करेगा, जो उनको सपोर्ट नहीं करते उनको तालिबान सपोर्ट नहीं करेगा। अभी फिलहाल देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या नई कोई पावर जो वर्ल्ड के अंदर कोई मौजूद है जो फिर से अफगानिस्तान को इन्वेट करने की सोचेगी या नहीं, ये देखना है। क्या तालिबान ही अफगानिस्तान को चलाएंगे? अगर चलाएंगे तो कितनी देर तक चलाएंगे, ये भी देखने की चीज़ है। क्या तालिबान अफगानिस्तान को स्टेबल कर पाएगा, या उनकी जो ब्रुटेलिटी जो है वो निरंतर रखेंगे, ये देखने की चीज़ है। तो अभी कुछ प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए हम यही देख सकते हैं कि आगे क्या होगा वो हमको देखने की ज़रूरत है। तो आज के दिन सितंबर का महीना है, आज सितंबर चालू है। सितंबर के अंदर ही गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तालिबान की, तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक आपके सामने लेके आया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आपका क्या कहना है तालिबान के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।